जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, आज क्या है? आज हमारा क्लास 11 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की थी उस चीज में समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे ने भी उसे पढ़ा है उसको काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर उन बच्चों का डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर को भी उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एक भी कंसेप्ट हमारा छूटे नहीं और हर एक चीज इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि सवाल कभी भी कोई भी हमसे पूछे उसका जवाब हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है ना? तो तैयार हैं आप सब पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से? तो शुरू करते हैं ना फटाक से। टाइम लगाने की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं या फिर जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, तो आप दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जिसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह है आपका चैप्टर का नाम, जिसका नाम है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया था ना कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। नहीं जाना है तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। अब ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र है या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। गॉट इट? अब केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो केंद्रीय समस्याएं ना हर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विद्यमान है। मतलब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, कोई भी देश हो, किसी ना किसी हर एक देश के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। जो किस चीज से संबंधित होती है? संबंधित होती है आपके उत्पादन से, प्रोडक्शन से। क्योंकि प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए, जो उसकी जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने का कार्य करता है। ठीक है ना? तो हम समझते हैं कि हमारी केंद्रीय समस्याएं एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो सकती हैं। तो साधारण एकदम नॉर्मल तरीके से चीजें हमें समझ में आ रही है, दिख रही है कि जो केंद्रीय समस्या है वो हमारी 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है वो है क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्पादन से, तो उत्पादन का मतलब ये हो गया वस्तु या सेवाओं का उत्पादन। लेकिन ये उत्पादन करता कौन है? कौन प्रोडक्शन करता है? तो प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन। उसका काम होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, और उस प्रोडक्शन के बेस पर उसे वो सेल करता है, प्रॉफिट अर्न करना है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है? रोजगार को बढ़ावा देता है, साथ साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ती है, और जो जीडीपी होती है उसमें भी इंक्रीमेंट आती है, यानी कि ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूसर के सामने जो समस्याएं आती हैं, एक उत्पादक के सामने जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में बात किया गया है। अब कैसे? अब मान लिया जाए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप एक उत्पादक है, आपने सोचा कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, मतलब एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। ठीक है, क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। आपको प्रॉफिट कमाना है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, और बहुत सारे सपने जो अधूरे, उन अधूरे सपनों को पूरा करना है। ठीक है, आपने ये निर्णय लिया कि आपको क्या लगाना है? एक फर्म लगाना है। अब आपने ये तो सोच लिया कि आपको फर्म लगाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आती है कि आप फर्म लगा तो लेंगे, लेकिन उत्पादन क्या करेंगे? किस चीज का प्रोडक्शन करें? व्हाट टू प्रोड्यूस? आगे नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं उत्पादन करने के लिए, तो वहां पर हमें ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखो यहां भी चयन की समस्या आ रही है। चयन की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि यहां भी आपको सिलेक्शन करना पड़ रहा है। संसाधन, रिसोर्सेस आपके सीमित है, और उन्हीं सीमित संसाधनों का प्रयोग करके आपको ये सेलेक्ट करना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम फिर आती है क्या? चलो मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर वस्तु का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी आती है, हमारी क्या?
अब उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया, मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया कि कैसे क्या उत्पादन करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम आती है कि जब मुझे पता चल जाए कि क्या उत्पादन करना है, तो सेकंड प्रॉब्लम मेरे सामने आती है कि उसका उत्पादन कैसे करना है। तो जो उत्पादन करने की समस्या है ना, ये आपकी टेक्नोलॉजी टेक्निक से रिलेटेड है। और वो टेक्निक कौन सी है, जानेंगे इसके बारे में। फिर मान लिया जाए कि मुझे इसका भी सॉल्यूशन मिल गया कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से मुझे अपनी उस पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। फिर थर्ड प्रॉब्लम आती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमें पता है, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत में असमानताएं बहुत ज्यादा है। यहाँ समाज को वर्गों में बांट दिया गया है, कोई रिच है, कोई पुअर है। इसके अलावा इसके अंदर भी कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, और एक आ जाता है आपका थर्ड क्लास, और जो इससे भी नीचे हो उसे हम पुअर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी लेना पड़ता है उत्पादक को कि वो किसके लिए उत्पादन करे, इस रिच पर्सन के लिए करे या इस पुअर पर्सन के लिए करे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका उद्देश्य, मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट के साथ साथ लोगों का कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं रिच पर्सन के लिए करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा मूल्य चुका सकते हैं मेरी उस वस्तु का, गरीब थोड़ा चुका पाएगा इतनी वैल्यू, है ना। लेकिन अगर मुझे सामाजिक कल्याण, मुझे क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो सोशल वेलफेयर के लिए मैं किसके लिए उत्पादन करूंगा, पुअर के लिए। कम से कम वस्तुओं को, मतलब जो भी वस्तु उत्पादित करूंगा उसकी कीमतें कम से कम रखूंगा, ताकि ये लोग उसका लाभ उठा पाए, है ना। तो ये समस्याएं थी। अब इन समस्या को हम डिटेल में समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या था हमारे सामने, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की जो समस्या है ना, इसके अंदर दो चीजें शामिल होती है, इसके दो तथ्य हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन करने के अंदर ही आ जाता है हमारा, किन वस्तुओं का उत्पादन करें, विच गुड शुड टू प्रोड्यूस। एंड सेकंड आ जाता है, किस मात्रा में करें। मतलब जब हमें ये पता चल जाए कि हाँ इस वस्तु का करना है, फिर सेकंड पता है कि कितनी मात्रा, क्वांटिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 2000, 5000, कितना होना चाहिए। तो इसकी समस्याओं का भी हमें समाधान ढूंढना पड़ता है। इन व्हाट क्वांटिटी शुड द गुड्स बी प्रोड्यूस। ठीक है, अब चलिए एक एक करके डीपली समझते हैं। सबसे पहला हम इस सवाल के अंदर इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक, हमें यह पता है कि जो हमारे समाज है, हमारी अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर ना दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, दो। कौन कौन सी, एक है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर हमारा उपभोक्ता। और दूसरा क्या है आपका, कैपिटल यानी कि पूंजी। जितनी भी वस्तुएं हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं, उन सभी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। चाहे वो टीवी हो, ठीक है, आपका फ्रिज हो, या फिर अलमीरा हो, मतलब कुछ भी हो, उसको हम उपभोग करते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो फिर कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन चीजों को बनाने के लिए, यानी एक तरीके से मशीनरी होती है। तो इसका भी इस्तेमाल भी तो किया जाता है ना, क्योंकि बिना इसके मैं इन चीजों को डेवलप कैसे कर पाऊंगा, क्वालिटी कैसे दे पाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रकार की वस्तु पाई जाती है, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। अब आपको ये तो पता होगा ना कि उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है। बहुत सिंपल है, वह वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। मतलब हमारी जो भी नीड है, खाने पीने से संबंधित हो, हमारे कपड़े से संबंधित हो, हमारे जूते चप्पलों से संबंधित हो, मतलब मेरी जो भी नीड है, और उस नीड को जो ऑब्जेक्ट या जो गुड्स फुलफिल कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपकी वो हर एक वस्तु जो आपके नीड को फुलफिल करती है, वो आपकी उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। क्यों, क्योंकि आप एक उपभोक्ता है और उस वस्तु को यूज कर रहे हैं, इसलिए वो उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर क्या पॉइंट बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं, मान लिया जाए कि आप क्या है, अभी हम लेके चल रहे हैं कि आप एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक है जिसने सोच लिया कि उसको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, और सब कंपनी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली समस्या उसके पास आ गई कि क्या उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन करने के लिए दो तथ्य आ गए, जिसमें पहला आ गया आपका किन वस्तुओं का उत्पादन करें। तो इन किन वस्तुओं के अंदर दो वस्तुएं आ गई, कंज्यूमर और कैपिटल।
आपने अगर ये सोच लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप सीमित संसाधन यानी कि जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग आप उपभोक्ता वस्तु के लिए करें, तो क्या होगा, इससे इससे वर्तमान पीढ़ी यानी कि करंट में जो हमारी जनरेशन है, प्रेजेंट हमारी जो जनरेशन है, उसकी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। यानी कि क्या, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो क्या हो जाती है, वो बेटर हो जाती है। अब ये कैसे होगा, जाहिर सी बात है, आपने क्या सोचा, आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ना उपभोक्ता वस्तु बनानी है, तो अब उपभोक्ता वस्तु के माध्यम से ही क्या करना चाहेंगे, अपने प्रॉफिट को कमाना चाहेंगे, है ना। तो वो कैसे मिलेगा प्रॉफिट, जब आप उपभोक्ता वस्तु की क्वालिटी अच्छी देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे, कीमतें कम होगी, कीमतें कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आप घेर पाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें अमीर गरीब दोनों शामिल हो जाएगा। कीमतें ज्यादा होंगी तो जो उच्च वर्गीय लोग हैं केवल वही ले पाएंगे। खैर वो तो अलग बात आ गई, केवल यहाँ पे वस्तुओं की बात करते हैं। तो आपने ये सोच लिया कि उपभोक्ता वस्तु बनानी है, तो उपभोक्ता वस्तु जो आप लोगों को देंगे उसकी क्वालिटी अच्छी ही रहेगी, तो इससे वर्तमान समय में जो पीढ़ी है ना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये फायदा होगा लोगों को अगर सीमित संसाधनों का प्रयोग केवल उपभोक्ता वस्तु को बनाने के लिए करें तो। नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि इससे पूंजीगत वस्तुएं यानी कि जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। जाहिर सी बात है ना, आपने पूरा ध्यान उपभोक्ता वस्तु यानी कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में लगा दिया है, अपने सीमित संसाधनों को, इनका प्रयोग आपने कंज्यूमर गुड्स को बनाने में लगा दिया है, तो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसमें कमी आएगी। अगर इसमें कमी आती तो क्या नुकसान होगा, जो भावी विकास है हमारा, फ्यूचर ग्रोथ, उसमें कमी आ जाएगी। अब ये कैसे कमी आएगी, क्योंकि आपको पता है समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता जा रहा है ना। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी, रंगीन आई, मतलब कैसे आई, रंगीन तो है लेकिन जो पीछे टीवी का कूबड़ निकला रहता था वो रहता था। फिर और चेंज हुआ, चेंज से फिर क्या आई, एलसीडी आई, ठीक है, जो कूबड़ था समाप्ति कर दिया, उसके कूबड़ को एकदम स्लिम कर दिया उसको। फिर एलईडी आई, फिर इसके अलावा ओएलईडी भी आ गई। तो मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बार बार बदलती जा रही है, और जब टेक्नोलॉजी बदलती है ना तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इंक्रीज ही होती है, बढ़ती ही है। तो वो बढ़ेगी किसकी वजह से, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, तो इस वजह से जो भावी विकास है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक कंसेप्ट, अगर आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं तो। लेकिन मान लिया जाए आपने सोचा नहीं, मुझे ना कंज्यूमर नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे पूंजीगत वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। कैसे, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल उत्पादक दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए करती हैं। मतलब वो क्या चीज हो सकती है, वो आपकी मशीन हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, क्योंकि मशीनरी तो ऐसी चीजें हैं ना जो दूसरी वस्तुओं को बनाने में काम आती हैं, तो इसीलिए इनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो आपने ये सोच लिया कि मैं इंजीनियर्स के लिए जब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं उन प्रोजेक्ट में जो मशीनें की आवश्यकता पड़ती है, मैं ऐसी ऐसी मशीनें बनाऊंगा, नई नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, ताकि लोगों की जो दिनचर्या में काम होते हैं जिनमें दिक्कत आती है वो उनकी और इजी हो जाए, है ना। अब ये सोच के चल रहे हो कि आप सीमित संसाधन जो भी आपके पास है, अब उनका पूरा का पूरा प्रयोग आप पूंजीगत वस्तुओं के प्रोडक्शन में कर रहे हो, यानी कि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पूंजीगत वस्तुओं के प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो जो हमारा भावी विकास है, फ्यूचर ग्रोथ, वो उसमें वृद्धि आएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा नुकसान क्या होगा, तो नुकसान, उपभोक्ता वस्तु का प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, तो कम की वजह से वर्तमान समय में जो पीढ़ी हमारी प्रेजेंट जनरेशन, उनका जो जीवन यापन है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, कंज्यूमर गुड्स की कमी की वजह से कम हो जाएगा, तो ये नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात हमें ये समझ में आ रही है कि अगर मैं उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करता हूं तो मेरा भावी विकास रुक जाएगा, है ना, जो मेरा भावी विकास है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करता हूं तो वर्तमान समय में जो पीढ़ी है उसका जीवन यापन यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेरा कम हो जाएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि चाहे मैं कंज्यूमर कर लूं, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता वस्तु, या चाहे मैं कैपिटल कर लूं यानी कि पूंजीगत वस्तु, फायदा अगर इसमें है तो एक नुकसान भी है।
फायदा अगर इसमें भी है तो इसमें भी एक नुकसान है, तो दोनों में अपने अपने नुकसान और फायदे हैं। तो फिर क्या सोचना चाहिए? तो यहाँ पर एक उत्पादक होने के नाते निर्णय ये लिया जा सकता है कि मुझे समाज को भी लेके चलना है, अपने लाभ को भी ध्यान रखना है, वर्तमान पीढ़ी का जीवन यापन भी बेहतर करना है और भावी विकास को भी लेकर चलना है। तो फिर क्या सोचना चाहिए? क्यों ना इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें जितनी आवश्यकता उसके आधार पर। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा दूसरा तथ्य। हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करने हैं, हम सोच रहे हैं कि इन दोनों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे उत्पादक ये सोचे कि इन दोनों का उत्पादन करें। कोई कोई सिर्फ कैपिटल पे ध्यान देगा, कोई कोई सिर्फ कंज्यूमर पे ध्यान देगा। तो वो डिपेंड करता है उनकी चॉइस पर, क्योंकि यहाँ पे चयन की समस्या है ना, तो वो जो भी सिलेक्शन लेंगे उसके बेस पर अपनी उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं दूसरे तथ्य पर जो हमें कहता है कि किस मात्रा में करना है। तो किस मात्रा में उस वस्तु को उत्पादन करें। मान लिया जाए कि मैंने सोचा, यानी कि आप प्रोड्यूसर हैं, आपने सोचा कि आपको कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो आप फिर ये भी ध्यान देंगे कि जिस स्थान पे आप कर रहे हैं या जिस कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस एरिया के कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हैं, वहां पर किस हिसाब से लोग रहते हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर किस प्रकार की है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए और कितने लोग हैं जो उस वस्तु को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेस पर आप कंज्यूमर वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ उत्पादक ये निर्णय ले सकता है कि उसे लाभ अधिक चाहिए। अगर लाभ अधिक चाहिए या वर्तमान पीढ़ी के जीवन यापन को बेहतर बनाना है, इसी के अनुसार वो उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु या फिर दोनों के उत्पादन का निर्णय ले सकता है। और किस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया का वो टारगेट कर रहा है अपने कंज्यूमर के रूप में, उसको चेक करेगा ना कि हाँ मेरी वस्तु यहाँ पर कितनी बिक सकती हैं, उसी के अनुसार वो निर्णय ले सकता है कि हाँ मुझे अपनी इस वस्तु की इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सबसे पहला समस्या आती है हमारे सामने, क्या उत्पादन करें, और उसके अंदर जो दो तथ्य थे, किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा किस मात्रा में करें, का समाधान मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब उत्पादक होने के नाते हम क्या है, एक प्रोड्यूसर है ना, हमें पहले सवाल का क्या मिल गया, पहले सवाल का सॉल्यूशन मिल गया। हर किसी के बेस पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चयन की समस्या है, तो हर किसी की चॉइस अलग हो सकती है। लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें दोनों करना है, मतलब समाज का भला भी करना है, अपने लाभ को भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ हमें भावी विकास को भी वृद्धि करनी है और वर्तमान समय की पीढ़ी को भी बेहतर बनाना है। ठीक है, उसका समाधान मिलने के बाद जो समस्या सेकंड आती है, कैसे उत्पादन करें। तो कैसे उत्पादन करने की समस्या हमारी तकनीक से रिलेटेड है, और इसकी दो तकनीक है, यानी कि प्रोडक्शन करने की दो तकनीक है। कौन कौन सी? पहला है आपका श्रम प्रधान तकनीक, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सेकंड है आपका पूंजी प्रधान तकनीक, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये क्या टेक्निक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं श्रम प्रधान तकनीक के बारे में। बहुत सिंपल है, श्रम का मतलब क्या होता है, श्रम का मतलब हो गया मेहनत, और श्रम कौन करता है, श्रम करते हैं श्रमिक, श्रमिक करते हैं ना, यानी कि लेबर करते हैं, जो लेबर होते हैं वही श्रम करते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, प्रधान का मतलब हो गया कि इसको हम क्या रख रहे हैं, ज्यादा। प्रधान का मतलब क्यों होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जो मेन होता है। तो यहाँ पे प्रधान का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तकनीक के अंदर ना हम पूंजी की तुलना में, यहाँ पूंजी का तात्पर्य मशीनों से है, ठीक है, उसकी तुलना में हम श्रम यानी मेहनत का, लोगों का उपयोग ज्यादा करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर लोगों को हम ज्यादा रखते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो रोजगार को प्रोत्साहित करेगा, ये रोजगार ज्यादा मिलेगा ना। आपने सोचा था क्या, मुझे एक फर्म स्टार्ट करना है, उसके अंदर जो पहली समस्या आई उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरी समस्या जो आई, दूसरी समस्या हमारी क्या थी, टेक्निक से रिलेटेड। तो आपने ये सोचा कि आपको क्या करना है, लेबर को ज्यादा रखना है। अब लेबर को आप ज्यादा रख रहे हैं तो क्या होगा, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया आपका बेरोजगारी, वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी डिक्रीज। और जो मेरी एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार, वो क्या होगा, वो मेरा बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से फायदा हो रहा है ना। हम समाज के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं यार, कि बेरोजगारी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और रोजगार को बढ़ा रहे हैं।
इससे क्या होगा, जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर पहले के मुताबिक बेहतर होगा, उनका लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं हम, चलो ठीक है। लेकिन कुछ नुकसान भी होगा। अब क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो पूरा पूरा अच्छा भी नहीं होता, वो पूरा पूरा बुरा भी नहीं होता। अब नुकसान क्या, नुकसान ये उत्पादन की कुशलता में कमी आएगी। अब हमें ये पता है कि अगर हम लोगों को काम पर ज्यादा रखते हैं तो ये तो पता है कि टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ये इंसान है भाई। कितने घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे हम करवा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि रेगुलरली करवा सकते हैं, इंसान यार थक जाते हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि श्रमिक जो होते हैं कार्य करेंगे समय पे, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन कम से कम समय में ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान है, मशीन थोड़ी ना, धर 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 प्रोडक्शन होते जा रहा है, प्रोडक्शन होते जा रहा है। नहीं, अगर मेहनत कर रहे हैं श्रमिक लोग तो वहां पर वो खुद अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शारीरिक शक्ति का यूज कर रहे हैं, शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उत्पादन की जो कुशलता है वो कमी आती है, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है। ये एक नुकसान होता है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया हमारा कि श्रम प्रधान तकनीक का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो रोजगार ज्यादा मिलता है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि उत्पादन की कुशलता में हमारी कमी आ जाएगी, यानी कि जो क्वालिटी है गुड्स की उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। चलो ठीक है, अगर कमी आती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पूंजी प्रधान तकनीक है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये क्या है, अब ये बोल रहा है पूंजी प्रधान, पूंजी मतलब पूंजी यानी कि मशीन, और प्रधान मतलब हम इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, किसकी तुलना में, श्रम की तुलना में। यानी जब श्रम की तुलना में हम पूंजी यानी कि मशीनरी का अधिक उपयोग करेंगे तो वहां पर हम पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि तकनीक कुशलता को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि तकनीक से हम काम कर रहे हैं ना, तो जो क्वालिटी होगी हमारे गुड्स की वो बहुत अच्छी होगी, बहुत बेटर होगी। साथ ही साथ जो टाइम श्रम में ज्यादा लग रहा था वो यहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा ना, और कम से कम समय में हम ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी भी हमारी ज्यादा होगी, साथ ही साथ में जो क्वालिटी है उस गुड्स की वो भी हमारा ज्यादा होगा, क्वांटिटी भी ज्यादा, क्वालिटी भी ज्यादा। तो ये फायदा हुआ। एक और फायदा होगा क्या, इससे विकास की गति को हम तेज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है ना, जीडीपी की समृद्धि, उसकी रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये भी फायदा होता है इससे। तो यहाँ पर भी नुकसान होना चाहिए। नुकसान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, लोगों का कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा, अब इसका सवाल का जवाब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट मेरा कम हो जाएगा, तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी दर जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सामने समस्या आ गई ना यार, क्या करें। तो फिर हमारे पास एक सोल्यूशन अभी भी है, क्या, क्यों ना हम लेबर को भी लेके चलें, ठीक है, जितनी आवश्यकता हो, और कैपिटल को भी लेके चलें। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम इसको भी लेके चल सकते हैं, ताकि जितना रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं उतना रोजगार भी मुहैया कराएं, और जो वस्तु की क्वालिटी हम देना चाहते हैं उसके लिए हम कैपिटल टेक्निक का भी यूज कर लें। तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं। बाकी हर एक प्रोड्यूसर अपने अपने चॉइस के बेस पर इसका सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल का सॉल्यूशन मिल गया, दूसरे का भी हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब बचा हमारा तीसरा सवाल, वो क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा हमारा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये क्या भाई, तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था क्या उत्पादन करें, ठीक है, ये पहला था। दूसरा था हमारा कैसे उत्पादन करें, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा हमारा किसके लिए उत्पादन करें। इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसका भी सॉल्यूशन मिल गया, तो इसका भी हम ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हमने सोच लिया कि स्टार्ट करना है तो मतलब करना है, समस्याएं जो आए पार कर लेंगे, हार नहीं मानना बिल्कुल भी, है ना। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि जो समस्या है ना वो लोगों के आय के आवंटन से संबंधित है। आय का आवंटन का मतलब, हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं भारत में। अब आपको ये पता है कि भारत में आय के बंटवारे का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है और महीने का 10,000 कमाता है, ठीक है, लगातार
8 घंटे काम करता है, ठीक है, धूप में, कड़ी धूप में। एक और व्यक्ति है, वो भी 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन इसकी सैलरी कितनी है? 20,000 है महीने की। एक और व्यक्ति है, वो थोड़ा दिमाग लगाता है, वो क्या करता है, वो स्मार्ट तरीके से काम करता है, ठीक है, यही 8 घंटे ही काम देता है, वो 30,000 कमाता है। इसी के अनुसार एक और व्यक्ति है, अलग अलग प्रोफेशन है, तो कोई महीने का 1 लाख भी कमाता है, कोई महीने का 1.5 लाख भी कमाता है, इसी तरीके से आगे भी। तो देखो आय में कितना बड़ा फर्क है ना। 8 घंटे ही काम किया जा रहा है, यानी कि मान लिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति है जो क्या करता है, मजदूर करता है, घर बनाने का काम करता है। वो ईंटे को वो क्या करना चाहता है, वो घर बनाना चाहता है। अब ईंटे को पहुंचाएगा छत के ऊपर घर में, फिर ये ईंटें लगेंगे, फिर जाकर के मकान खड़ा होगा, ठीक है। एक इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है, उसने काफी पढ़ाई की है, और जब उसने काम स्टार्ट किया ना ये चीज करना, वो स्मार्ट तरीके से, तो ये इतना काम भी नहीं करता जितना कि ये लगा रहता है, 8 घंटे 10 घंटे लगा रहता है मजदूर, ये उतना नहीं करता, ये 6 से 8 घंटे करता है मुश्किल से, और इतने में ही ये 30 से 40,000 कमा लेता है। तो कितना फर्क आ गया। एक ये बंदा है जो महीने का 10 से 12,000 कमाता है, और एक ये बंदा जो 30 से 40,000 कमाता है, जबकि मेहनत ये ज्यादा कर रहा है, शारीरिक ऊर्जा इसकी ज्यादा खपत हो रही है, इसकी कम। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इसने इस चीज के लिए मेहनत की है। अगर इतना कमा रहा है तो ये इसको डिजर्व करता है। वैसे ये आप चीजें पढ़ रहे हैं ना, अगर ये चीजें आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो फिर आप इसके लेवल में नहीं, इसके लेवल पर आओगे, और आपको यही करना भी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से ये अंतर है। तो हमारे देश के अंदर आय का आवंटन, यानी कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो असमान है। समाज है ना, वो बटा हुआ है ऊंच नीच, गरीब अमीर में। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछित मात्रा में वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो संसाधन हमारे सीमित हैं। जब सीमित हमारे संसाधन है तो कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तु का उत्पादन कैसे कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारे समाज के अंदर जो वर्ग है वो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, धनी रिच, निर्धन पुअर। इस दोनों के आधार पर भी देखा जाता है। अगर मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है, मैं केवल इसके लिए विलासिता की वस्तुएं बनाऊंगा। धनी वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुएं यानी कि आरामदायक वस्तुएं, जैसे कि सोफा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कार हो गया, मतलब लग्जरियस थिंग। और अगर मुझे सामाजिक कल्याण कमाना है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट यहाँ नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए लाभ कम होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर मान लिया जाए कि 100% पॉपुलेशन है, तो भले ही ये धनी वर्ग की संख्या कम है, मान के चलते कि 20% है हमारे समाज के अंदर जो एक्चुअल में वास्तव में बहुत अमीर लोग हैं, और बाकी बचे 80% जो क्या है इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब इसमें अमीर, थोड़ा कम अमीर, मिडिल, थर्ड क्लास और निर्धन आ जाते हैं। करेक्ट। तो पॉपुलेशन देखी जाए, पॉपुलेशन के मामले में 80% ज्यादा है, जबकि ये 20% है। बट फिर भी जितना मुनाफा कई बार इन लोगों को दे के नहीं कमाया जा सकता, उतना मुनाफा कई बार इन लोगों को दे के कमाया जा सकता है। और कई बार इसके विपरीत भी है। विपरीत इसलिए क्योंकि हम ज्यादा जनसंख्या को टारगेट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या को टारगेट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी कमोडिटी है, हमारी वस्तु, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और इससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या आय के आवंटन से संबंधित है, जहां पर समाज को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, अमीर और गरीब। यदि निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे जो लाभ होगा ना हमारा वो कम होगा। और अगर लाभ कम होगा तो निवेश कम होगा। कैसे? सोचा आपने कि आज आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, आपने सोचा कि अगर 1 साल के अंदर आपको 20 लाख कमाते हो तो अगले साल एक फर्म और डाल दोगे, लेकिन आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था निर्धन वर्ग, तो इस वजह से आपका 20 लाख नहीं हो पाया, 10 लाख ही हो पाया। तो जब आपका प्रॉफिट ही 10 लाख हुआ तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो और ही कम होगा, क्योंकि पूरा पूरा तो करोगे नहीं ना, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो मेरी जीडीपी है वो भी तो मेरी कम हो जाएगी ना। अब जीडीपी कैसे कम हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट कम होने से नई कंपनी नहीं खुल पाएगी, जब फिर खुलेगी तो बड़े लेवल पे नहीं खुलेगी, लोगों को ज्यादा रोजगार नहीं बढ़ेगा,
लोगों को रोजगार ज्यादा नहीं मिलेगा तो उनकी इनकम भी ज्यादा नहीं दे पाएगा, ये इनकम भी ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो जो जीडीपी है इन्हीं सब फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें आपका इनकम आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, इन्हीं सब चीजों पर तो बेस है जीडीपी आपकी। तो इस वजह से जीडीपी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पक्ष लेके चलते हैं धनी के लिए। अगर धनी वर्ग के लिए उत्पादन करूं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा लाभ अधिक होगा। लाभ अधिक होगा तो ये निवेश को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा तो मेरी जीडीपी ग्रोथ करेगी और तेज गति से ग्रोथ करेगी। तो इस तरीके हमें समझ में आ रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी चीज पूरी तरीके से बुरी नहीं होती और पूरी तरीके से अच्छी भी नहीं होती, यानी कि अच्छी और बुरी दोनों चीजें उसमें विद्यमान होती है। तो यहां पर हमने क्या सोचा था कि अगर हम निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करें तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन लाभ कम होगा, निवेश कम होगा और जीडीपी भी कम होगी। लेकिन अगर धनी वर्ग के लिए उत्पादन करें तो लाभ ज्यादा होगा, यहाँ पे सामाजिक कल्याण तो ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अमीरों को देख के चल रहे हैं, गरीबों को नहीं। तो सामाजिक कल्याण कहाँ होगा? सामाजिक कल्याण तभी होता है जब निर्धन वर्ग को उससे फायदा मिलता है वास्तव रूप में, क्योंकि धनी वर्ग अपने आप में सक्षम है अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, परंतु निर्धन नहीं। तो अगर धनी वर्ग के लिए उत्पादन करें तो लाभ अधिक, निवेश अधिक तो जीडीपी अधिक। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरी प्रॉब्लम थी किसके लिए उत्पादन करने की समस्या का भी समाधान हमें नजर आ रहा है। या तो हम इन दोनों के लिए उत्पादन कर सकते हैं, या फिर जैसा हम पर निर्भर करता है, हम लाभ कमाना चाहते हैं तो धनी वर्ग, सामाजिक कल्याण या सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो निर्धन वर्ग, और अगर दोनों देना चाहते हैं तो दोनों के लिए अपनी अपनी वस्तुएं। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी समस्या का भी समाधान प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि मैंने आपको जो पढ़ाया अभी, क्या क्या पढ़ाया। हमारा सबसे पहली समस्या थी क्या उत्पादन करें, दूसरी थी कैसे उत्पादन करें, और तीसरी क्या थी किसके लिए उत्पादन करें, है ना। तो इन तीनों समस्याओं को हमने अच्छे से पढ़ा कि एक उत्पादक के सामने एक अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और कैसे उसको चयन करना पड़ता है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको आज समझाई है ना वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट रहता है ना बेझिझक पूछिए, आपके समस्याओं को समाधान बिल्कुल देंगे, क्योंकि उसी चीज के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा स्टेप हमें मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए। शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचेगा और उनको भी चीज की नॉलेज मिलेगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।